हेलो 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 आवाज आ रही है मेरी? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिटेल मैनेजमेंट की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इवैल्यूएटिंग मर्चेंडाइजिंग परफॉर्मेंस। ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? जी सर। ओके। तो सबसे पहले बात यह है कि इवैल्यूएटिंग मर्चेंडाइजिंग परफॉर्मेंस का मतलब है व्यापारिक प्रदर्शन का मूल्यांकन। मीन्स व्यापारिक प्रदर्शन यहाँ पर क्या है? जब भी किसी रिटेल स्टोर के साथ हम काम करते हैं या किसी रिटेलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उस केस में हमें उसको जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं उन्हें कैसे डिस्प्ले करना है ताकि वो लोगों तक आसानी से वो पहुंच सके। Measuring the performance of merchandise is necessary in order to gain an understanding of the products which have performed well and which have not performed as per the target. Means जब भी किसी प्रोडक्ट के प्रदर्शन को या प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होता है तो हमें उसको मेजर करने की जरूरत पड़ती है, मापने की आवश्यकता पड़ती है, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उन प्रोडक्ट की जिन प्रोडक्ट्स को हमें डिस्प्ले करना है उनकी हमको समझ होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कब किस समय आवश्यकता पड़ेगी या कैसे हम लोग उनको अरेंज करें, रीअरेंज करें, ठीक है, ताकि लोग उसको आसानी से उनसे प्रभावित हो सके। इसमें से हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि ऐसे कौन से हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मीन्स जो लोगों तक रीच बेहतर बना रखे हैं, और इनमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका जो प्रदर्शन है, जो लोगों तक रीच है, वो सही ढंग से नहीं है। The performance can be as per plan, below the plan or above the plan. ठीक है, जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की योजना होती है उस योजना के अनुसार हमें योजना से कभी पीछे भी हटना पड़ता है और कभी योजना के आगे भी जाना पड़ता है। मतलब हम जो प्लान है, जिस प्लान के अनुसार हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स की अरेंजिंग करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस करना चाहते, मतलब परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट से, तो हमें मतलब जरूरत के हिसाब से अपने आप को मतलब मैनेज करना पड़ता है। हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करना पड़ता है कि हम कैसे किस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। इन्वेंट्री टर्नओवर which may also be called inventory or merchandise, stock turn or just turnover is a key to merchandise performance. मीन्स जो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास सामान की एक इकट्ठा जगह, जिसको अपन स्टोर बोलते हैं, वहां पे जो सामान रखा है तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री का जो टर्नओवर है, मीन्स हम जिस प्रोडक्ट का या आइटम का टर्नओवर करते हैं उसे हम लोग इन्वेंट्री अथवा मर्चेंडाइज
या स्टॉक टर्न, या फिर हम उसको टर्न ओवर भी कह सकते हैं। जिस इन्वेंट्री के साथ हम काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री के साथ काम करने का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसी इन्वेंट्री या ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट या ऐसे प्रोडक्ट्स का कलेक्शन जिसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं, उसे लोगों तक पहुंचाना, ये एक एनुअल डेटा होता है जिसे हम लोग टर्नओवर कहते हैं। हम कहते हैं मेरा महीने का टर्नओवर इतना है। मेरा वैसे बेसिकली अगर बिजनेस की भाषा में बात किया जाए तो टर्नओवर 3 प्रकार से होता है। एक तो क्वार्टरली होता है, एक हाफ ईयरली होता है, एक ईयरली होता है, मतलब तिमाही, छमाही और सालाना। ठीक है, तो एक जो टर्नओवर तिमाही निकलता है तो साल में 4 बार निकलता है। जो छमाही मतलब जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली, वो साल पे 2 बार निकलता है, और ईयरली साल में। तो टोटल टर्नओवर, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी बताइए, जो साल में उसको एक बार निकालना ही है तो 3-3 महीने में निकालने की क्या जरूरत है, तो सीधे एक साल में निकाल ले। या फिर अगर साल में उसको ज्यादा शौक हो तो 2 बार निकाल ले, 4 बार निकालने की क्या आवश्यकता है। क्या होता है, हम हमारी परफॉर्मेंस को, क्योंकि साल की शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस होता है, मार्च और अप्रैल, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में वो अपना टारगेट सेट करते हैं और अगले साल मार्च 31 तक हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। इस दौरान क्या होता है, हम हर 3 महीने में अपने आप को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने का मतलब क्या होता है कि चूंकि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का टारगेट रखा कि मेरे को अगले साल 1 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे को हर 3 महीने में कितना चाहिए, 25,000 चाहिए। ठीक है, या तो मैं पहले 3 महीने उसको इवेलुएट करता हूं, तो मैं देखता हूं कि पहले महीने पे मैं 25,000 से कुछ कम रह गया, तो मेरा जो टारगेट अगले तिमाही में बनेगा वो क्या होगा, 25,000 तो उस तिमाही का, साथ ही जो मेरा बैकअप रह गया है, बैलेंस रह गया है पहले तिमाही का, उसे मैं उसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। फिर मैं उस तिमाही में इवेल्युएट करता हूँ, और संयोग से देखिए कि जो सेकंड तिमाही थी मेरी, उसमें मैं मतलब अपने जो मैं एक्सपेक्ट किया था, जो मेरा बचा था, उसके बाद भी मैं प्लस में चला गया। तो जब मैं हाफ ईयरली इवेल्युएशन करूंगा, टर्नओवर की बात आएगी, तो मैं हाफ ईयरली में देखूंगा कि मेरे को हाफ ईयर में इतना कवर करना चाहिए और मैं उतना कवर कर रहा हूँ। इसलिए कोई भी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस होते हैं, वो हर 3 महीने में अपना इवेल्युएशन करते हैं। तो जो टर्नओवर वर्ड यूज हो रहा है ना, टर्नओवर का मतलब ये है। और मर्चेंडाइज जो उसको डिस्प्ले करने की एक की है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी उसको शो ऑफ करने की एक की है। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स हाउ लॉन्ग इन्वेंट्री इज ऑन हैंड बिफोर इट इज सोल्ड। मतलब टर्नओवर से हमें यह पता चलता है कि हमने जो चीज बेची है उस उसके पहले हमारे पास कितना स्टॉक, ये हम क्या मापना चाह रहे हैं। Items that are on hand a short time have a high turnover, those that are on hand longer having a low turnover. Means जो आइटम या प्रोडक्ट हाथ में थोड़े समय के लिए, हाथ में थोड़े से मतलब जो हमारे पास थोड़े समय के लिए होते, उनका टर्नओवर अधिक होता है, और जो लंबे समय तक के लिए हमारे पास होते हैं उनका टर्नओवर कम होता है। क्यों? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं मार्केट में जो हमारे पास कुछ क्षणिक रहते हैं। क्षणिक का मतलब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20। ठीक है, तो इनका टर्नओवर अधिक होगा क्योंकि ये डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका टर्नओवर लंबे समय तक होता है, मतलब क्योंकि वो लोग जब भी यूज करते हैं तो कभी कभार,
तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री टर्नओवर है उनको हम दोनों चीज को अलग अलग अपने पास रखते हैं। अब इसमें बात आती है रिटेलर्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर इन सेवरल वे, मतलब जो टर्नओवर्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर गणना की जाती है, जो रिटेलर्स इन्वेंट्री के टर्नओवर की गणना करता है तो उसके लिए कुछ उसके पास टाइप्स है। जैसे पहला टाइप है इसका नेट सेल एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल, मतलब रिटेल में जो आपकी नेट सेल है, नेट सेल का मतलब जो शुद्ध बिक्री है आपकी, ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल, मतलब जो नेट सेल है उसका एवरेज हम लोग निकाल लें ताकि हमको पता चलता है कि हमने कितना बेचा है। दूसरा होता है कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, जो हमने बेचा है, जिस माल को हमने बेचा है उसकी कास्ट क्या है। ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री एट कास्ट, लागत पर औसत सूची, मतलब हमने जो बेचा, मान लीजिए हमने 10,000 का बेचा, तो 10,000 का कोई दुकानदार आप देखते होंगे शाम को कहता है आज मेरी 10,000 की बिक्री हुई, तो 10,000 की बिक्री हुई तो जरा आप ये सोचिए क्या 10,000 की उसकी बिक्री हुई है? उसको ये नहीं मालूम कि 10,000 में उसने जो सामान बेचा वो दुकान में कम भी तो हुआ है। अगर वो ये कहता है कि मैं आज मुझे 2,000 रुपए में पाया, मतलब मुनाफा मिला मेरे को जो भी है, तो 10,000 रुपए उसका टर्नओवर उस दिन का, ठीक है। बदले में उसकी जो उसमें वो देखेगा कि कितने का सोल्ड किया उसने, फिर उसकी एवरेज लागत में उसको मुनाफा, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनको काटने के बाद मुनाफा, शुद्ध मुनाफे की बात की जाती है। तीसरा होता है यूनिट सोल्ड, मतलब बेची गई जितने भी यूनिट्स बेची गई उसकी कितनी यूनिट्स बेची गई है, एंड द एवरेज यूनिट्स इज इन्वेंट्री, और जो हमारी लिस्ट है, क्योंकि हमने जितनी यूनिट्स बेची है तो उस लिस्ट में एवरेज हम मान लो 50 का हमारा स्टॉक है, तो वो हमारा एवरेज स्टॉक 50 का होना चाहिए, उसके नीचे अगर आता तो हमको तुरंत माल वहां पर पहुंचा देना, ऐसा नहीं कि हम इंतजार करते रहे 50 जब खत्म हो जाए तब हम लेके जाए। चौथा है नेट सेल्स इक्वल टू टर्नओवर इनटू एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल, मतलब शुद्ध बिक्री जिसको बोलते हैं। आपने जो नेट सेल है वो किसके बराबर होता है? कारोबार प्लस खुदरा औसत सूची, मतलब आपका जो टर्नओवर है टोटल टर्नओवर इनटू एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल, मतलब जो इन्वेंट्री में रिटेल स्टोर में आपकी एवरेज इन्वेंट्री है उन दोनों को मिलाकर आपकी नेट सेल मानी जाती है। कहते मेरे को 10,000 का मेरे को बिक्री हुआ, ठीक है, तो 10,000 रुपए बिक्री हुआ तो उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती है। एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल इक्वल टू नेट सेल ऑब्लिक टर्नओवर, मतलब जो रिटेल पर जो एवरेज लिस्ट जो बनती है इन्वेंट्री की वो शुद्ध बिक्री बटे कारोबार, टोटल कारोबार, शुद्ध बिक्री जो होगी वो बटे उस टोटल कारोबार का, जो मतलब उसने टर्नओवर किया। तो जो रिटेल की गणना इन्वेंट्री के टर्नओवर की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इस तरह से हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। There are the three methods of analyzing merchandising performance, मतलब कह रहा है कि व्यापार जो हमारा व्यवसाय होता है उसको उसके प्रदर्शन का जो विश्लेषण करने के तरीके हैं वो बेसिकली 3 तरीके हैं, 3 प्रकार के तरीके उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। 3 मेथड्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो पहली आपकी जो मेथड्स है वो है एबीसी एनालिसिस। पहली मेथड्स है आपकी एबीसी एनालिसिस, ठीक है। दूसरी जो है इसकी सेल थ्रू एनालिसिस, मतलब विश्लेषण के माध्यम से जो बेचा जाता है, सेल थ्रू एनालिसिस। तीसरी है मल्टीपल एट्रीब्यूट मेथड। इसकी जो तीसरी मेथड है
वो है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मेथड, मतलब एकाधिकार विशेषता विधि। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं एबीसी एनालिसिस। क्या होता है एबीसी विश्लेषण? एबीसी विश्लेषण की जो रैंक होती है कुछ प्रदर्शन के उपायों द्वारा माल को आदेश देता है तथा यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी वस्तुएं कभी भी स्टॉक से बाहर नहीं होनी चाहिए, किन वस्तुओं को कभी कभी स्टॉक से बाहर होने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा किन वस्तुओं को स्टॉक सिलेक्शन से हटा देना चाहिए। जो एबीसी विश्लेषण है या एबीसी एनालिसिस है वो क्या करता है, हमारे द्वारा जो मॉल में प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, हमारे स्टोर्स में प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, वो इस तरह से वो एनालिसिस करता है कि पहला तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, मतलब आपके स्टॉक में हमेशा होना चाहिए। दूसरा इसमें जो होता है ऐसी कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए जो कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जानी चाहिए, खाली हो जाना चाहिए स्टॉक। और तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है ऐसी भी कुछ वस्तुएं होती हैं जो हम लोग जब सिलेक्शन करते हैं, जब रखते हैं तो उनको हम खुद से हटा देते हैं, तो खुद से हमें हटा देना चाहिए। एबीसी विश्लेषण किसी भी स्तर के व्यापारिक वर्गीकरण फॉर्म एसक्यूए से एसक्यूए विभाग में किया जा सकता है। एसक्यूए एसकेयू एक फर्म, एक मतलब एबीसी एनालिसिस का ही है, उसके द्वारा एक फॉर्म होता है, उसके द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। एबीसी एनालिसिस यूटिलाइज द 80-20 प्रिंसिपल्स, मतलब 80-20 का जो एक सिद्धांत है उसका उपयोग करता है, विच इंप्लाई दैट 80% ऑफ द सेल कम फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जिसका मतलब होता है 80% की बिक्री और 20% उत्पादों से। मतलब जो उत्पाद, जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो 80-20 का रेशियो होता है आप की जो लागत होती है और उसमें जो आप पाते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो इसका होता है नेट सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है इसका, तो नेट सेल आपने जितने का बेचा है, फिर कास्ट ऑफ गुड मतलब जो आपका दुकान से सामान जिसका आपने लिया है, माइनस अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब और भी एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद ही आप उसकी मार्जिन कि मुझे इतना मार्जिन इसमें बच रहा है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आप 50 रुपए का सामान बेचते हैं तो नेट सेल आपकी कितनी हुई, 50 रुपए, लेकिन कास्ट ऑफ गुड्स मतलब जो आपने सामान खरीदा भी तो रहा हो, जो बेचा है आपने, तो मान लीजिए वो 30 रुपए की थी, अन्य खर्चे आपने 5 रुपए निकाल दिए, 30-5 35, कितना बचा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 15। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेल थ्रू एनालिसिस। सेल थ्रू एनालिसिस विश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। अब विश्लेषण के माध्यम से किसी बिक्री को निर्धारित करने के लिए वास्तविक और नियोजित बिक्री के बीच तुलना की जाती है कि क्या शुरुआती मार्कडाउन की आवश्यकता है या मांग को पूरा करने के लिए अधिक माल की आवश्यकता है या नहीं। क्या होता है, इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो हम बिक्री कर रहे हैं, हम जब भी किसी एनालिसिस की बात करते हैं तो
कि जब हम मार्क डाउन करते हैं, मार्क डाउन का मतलब हमने मार्क कर लिया है कि हमें कहाँ तक माल को बेचना है, किस रेंज तक, इसके नीचे नहीं जा रहा। तो मांग को पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक माल की आवश्यकता होती है। तो जैसे मार्केट में डिमांड होगी उस हिसाब से हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि मार्क डाउन की कब आवश्यकता, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मार्क डाउन की आवश्यकता कब है, लेकिन ये आपके खुद से स्वविवेक से आप इन बातों को मानते हैं, आप अपने हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं कि मार्क डाउन की आवश्यकता कब है कब नहीं है। क्योंकि मार्क डाउन की आवश्यकता कब होती है, जब प्रोडक्ट ना बिक रहा हो या प्रोडक्ट का कलेक्शन हमारे पास अधिक हो गया हो, नहीं निकल पा रहा, तब मार्क डाउन की आवश्यकता पड़ती है, तब हमें लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने की, उसके लिए हम कई सारी चीजें करते हैं। ये अतीत में मर्चेंडाइज के साथ साथ उसके अनुभव पर निर्भर करता है। बोला ना कि वो अनुभव पर निर्भर करता है कि कब क्या करना है, कि क्या मर्चेंडाइज को विज्ञापन में प्रदर्शित किया जाना है या क्या विक्रेता को मार्कडाउन पैसा आदि प्रदान करके खरीदारों के जोखिम को कम किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी उस माल को रिकॉल कर लेती है, तो मार्कडाउन की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर हम सेल लगाते हैं, या फिर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर कुछ कंपनी क्या करती है, ये ठीक है इतने का आपने प्रोडक्ट खरीदा था, मैं कुछ पैसे मैं शेयर लूं, कुछ पैसे आप इसको आप मार्केट में बेच लीजिए। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जिनका हम एनालिसिस करने के बाद मैनेज करते हैं। अब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मेथड, एकाधिक विशेषता विधि। अब यह विधि जो होती है प्रत्येक विक्रेता के लिए भारित औसत स्कोर का उपयोग करती है। मतलब एक औसत स्कोर होता है, उसको ये फॉलो करती है। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला है निर्णय लेने के लिए, विचार करने के लिए मुद्दों की एक सूची विकसित की जाती है, जैसे विक्रेता प्रतिष्ठा, सेवा माल की गुणवत्ता, बिक्री इतिहास आदि। मतलब इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इनोवेट करने के लिए जो एक लिस्ट तैयार की जाती है कि उनको कैसे मैनेज किया जा सकता, विक्रेता जो है वो कैसे उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाए, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, और उसका पास्ट में बिक्री का कैसा इतिहास रहा। प्रत्येक विशेषता को महत्व दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को किसी और के सामने बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में लोगों को महत्व उसका बताना है आवश्यक। प्रत्येक मुद्दे पर प्रत्येक व्यक्ति के ब्रांड के प्रदर्शन के बारे में निर्णय, मतलब जो भी लोग हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपने जिनके साथ ब्रांड बनाया या ब्रांड को बनाना चाहते, तो ऐसे लोगों के बारे में भी आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। महत्व और प्रदर्शन स्कोर को मिला है, मतलब देखिए किसी भी चीज का महत्व हो ये बस जरूरी नहीं है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है, लोग उसको पसंद कर भी रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो ये दोनों चीजें भी आपको मिलान करना पड़ेगा। ब्रांड स्कोर तक पहुंचने के लिए सभी को जोड़े, मतलब अब आपको अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी कड़ियों को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना। तो ये थी आज की क्लास, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही है। आ रही है। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए, तो ये था आपका रिटेल मर्चेंडाइजिंग यूनिट, रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक, इवैल्यूएटिंग मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, कल की क्लास में रिटेल मैनेजमेंट यूनिट 4, रिटेल आउटलेट्स लेआउट एंड लोकेशन,
ठीक है, इसका पहला टॉपिक अपन देखेंगे रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। ओके, थैंक यू।